आज हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करेंगे जो कि DSM-5 में दिया गया है। क्राइटेरिया ए के मुताबिक स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन 5 में से एटलीस्ट स्टार्टिंग वाले 3 सिम्पटम्स इंडिविजुअल में नज़र आने चाहिए। डिल्यूजन, हैलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनानी है तो। और अगर तीनों नहीं भी प्रेज़ेंट तो एटलीस्ट डिल्यूजन और हैलुसिनेशन का होना मस्ट है। इन्हीं की बेसिस पे हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनाते हैं बिकॉज़ दीज़ 2 सिम्पटम्स आर द मेन सिम्पटम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। सेकंड यानी बी क्राइटेरिया के मुताबिक इस डिस्टर्बेंस की वजह से, इन सिम्पटम्स की वजह से इंडिविजुअल की जो फंक्शनिंग है वो मार्कली डिस्टर्ब होती है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस आ जाती है उसकी लाइफ के मुख्तलिफ एरियाज़, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, पर्सनल लाइफ और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसकी सेल्फ केयर, सेल्फ हाइजीन सब उसकी जो है ख़राब हो जाती है। हर तरह की फंक्शनिंग में उसका फ़र्क पड़ता है। क्राइटेरिया सी के मुताबिक एटलीस्ट ये सिम्टम्स, ये डिस्टर्बेंस 6 महीने तक रहनी चाहिए। यानी इस डिसऑर्डर का जो टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ। अगर इतने टाइम पीरियड तक ये डिस्टर्बेंस रहती है किसी भी इंडिविजुअल में, यही सिम्टम्स वो शो करता है, तो फिर हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस दे सकते हैं। ठीक है। क्राइटेरिया डी के मुताबिक यहाँ पे बताया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर को स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर से किस तरह डिफरेंशिएट किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं कि किस तरह डिफरेंशिएट करना है हमें, रूल आउट कैसे करना है कि इसे स्किज़ोफ्रेनिया है या मूड डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कभी भी एक्टिव फेज़ सिम्पटम्स के साथ मूड एपिसोड नहीं पड़ता। ठीक है? ये दोनों एक साथ नहीं होते हैं। और नंबर 2 में बताया गया है कि अगर ये मूड एपिसोड और एक्टिव फेज़ एपिसोड दोनों एपिसोड अगर साथ में आ रहे हैं, तो फिर मूड एपिसोड का टाइम पीरियड कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक्टिव फेज़ सिम्पटम। तब ही हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस दे सकते हैं। अगर मूड एपिसोड का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और एक्टिव फेज़ यानी साइकोटिक फीचर्स का टाइम पीरियड कम होगा, तो फिर हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया ई है कि ये सारे सिम्टम्स यानी साइकोटिक सिम्टम्स जो है किसी सब्सटेंस की वजह से, मेडिकेशन की वजह से या किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से होने चाहिए। क्राइटेरिया एफ के मुताबिक अगर उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर उसमें मौजूद है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि उसको अगर हमें स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनानी है तो उसमें हैलुसिनेशन और डिल्यूजन मौजूद होने चाहिए। उसी की बेसिस पे हम स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनाएँगे, वैसे नहीं बना सकते। अगर इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया के साथ कैटाटोनिक फीचर्स भी उसमें अगर मौजूद हैं, तो फिर यहाँ पर उसका जो डायग्नोस्टिक कोड है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया विद कैटाटोनिया डायग्नोसिस देंगे और कोड ये वाला प्रोवाइड करेंगे जो यहाँ पे मेंशन किया गया है DSM-5 में। हमारे पास DSM-5 के मुताबिक कुछ एसोसिएटेड फीचर्स आ जाते हैं कि ये वाले सिम्टम्स तो उसमें मौजूद होते हैं जिसकी बेसिस पे हम स्किज़ोफ्रेनिया इंडिविजुअल को डायग्नोस कर रहे हैं, लेकिन कुछ और सिम्टम्स भी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में देखे जा सकते हैं, जैसे कि उनके जो इमोशंस होते हैं, जो अफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट होते हैं। कभी अकेले बैठ के बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हैं, तो कभी ऐसे बैठ जाएँगे कि महसूस ही नहीं होगा कि उस कमरे में कोई आपके साथ बैठा भी है। ठीक है? बिल्कुल ही इमोशंस में लेबाइलिटी मतलब शो करते हैं। स्लीप पैटर्न इनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और फूड रिफ्यूज़ल इनमें देखा जा सकता है। खाना या तो खाएँगे नहीं या तो लेके घंटों तक बैठे रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, खाना नहीं खाते हैं लोग। और डीपर्सनलाइज़ेशन, डीरियलाइज़ेशन इनमें देखा जा सकता है। सोमैटिक कंसर्न्स इनको बहुत होते हैं। कभी कहाँ दर्द हो रहा है, कभी जिस्म में कहाँ दर्द हो रहा है। सर दर्द है तो कभी कमर दर्द है, ठीक है? एंग्ज़ायटी, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ और कॉग्निटिव डेफ़िसिट होते हैं बिल्कुल। और वोकेशनल फंक्शनल इम्पेयरमेंट इनमें देखी गई है। इनसाइट इनमें कतई नहीं होती और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इस डिसऑर्डर का प्रिवेलेंस। तो स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का प्रिवेलेंस तकरीबन 0.3 से 0.7% तक है। यानी 1% से भी कम ये डिसऑर्डर्स पाया जाता है और दोनों जेंडर्स में इक्वली ये देखा गया है। इसके बाद देख लेते हैं कि इस डिसऑर्डर का ऑनसेट किस एज में होता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है कि मेल्स के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का ऑनसेट होता है मिड 20 की एज में, यानी कि 20 साल की उम्र के दरमियान में इसका ऑनसेट होता है, जबकि फीमेल्स में आफ्टर 20 जो है इस डिसऑर्डर का ऑनसेट हो सकता है। और ये डिसऑर्डर का ऑनसेट जो है स्लोली और ग्रेजुअली होता है, सडनली नहीं होता। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इंसीडियस ऑनसेट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सुसाइड रिस्क। तो तकरीबन 5 to 6% इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे और वो सुसाइड करके अ, उनकी डेथ हो गई।
जबकि 20% ऐसे होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो कि सिर्फ सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली सुसाइडल आइडिएशन आती रहती है, ठीक है। और बेसिकली सुसाइडल बिहेवियर अगर देखा जाए स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में, तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि उन्हें कमांड हेलुसिनेशन की वजह से आ रहा होता है। अगर इनको पूछते भी हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, सुसाइड अटेम्प्ट क्यों की, तो वो ऐसा कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा था, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उसने कहा था कि तुम्हें अपनी जान लेनी है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं।